प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्ग 10वीं की एनसीईआरटी बुक। विषय जो हम लोगों का है वो गणित है और ये जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज इस चैप्टर के विषय में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो संक्षिप्त परिचय है और जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, जो महत्वपूर्ण सूत्र है, इस वीडियो में देखेंगे। और जब ये वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आपकी पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और जब आप जाएंगे अपने चैप्टर में तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो चलिए बेटा, देर न करेंगे और हम लोग शुरू करते हैं आज अपना वर्ग 10वीं के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो बेटा, सबसे पहले तो इस चैप्टर के विषय में हम लोग जानेंगे। यदि बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया तो निश्चित रूप से आपको मैथ में आप जब एक्सरसाइज हल करने जाएंगे या फिर एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन निकालेंगे तो निश्चित रूप से आपको बिल्कुल ही कठिनाई नहीं होगी। तो इस वीडियो को देखेंगे हम लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस विषय ये जो चैप्टर है इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहले हम लोग इसके नाम के नाम के बारे में समझते हैं कि ये नाम क्या अर्थ कह रहा है, क्या बता रहा है। तो ध्यान से देखेंगे तो इसमें पूरे चैप्टर का नाम हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। लेकिन ध्यान से देखिए बेटा, इसमें है दो चर, ध्यान से देखेंगे, दो चर और रैखिक समीकरण और ये युग्म। इसके नाम में तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहला बात क्या है, यह है दो चर। तो दो चर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, हम एकदम बेसिक से समझते हैं। दो चर का मतलब हुआ कि एक ऐसा समीकरण होगा जिसमें दो चर होंगे। ये इसको हम ऐसे समझते हैं। दो चर से तात्पर्य क्या है, ABCD के कोई भी दो लेटर रहेंगे। यदि X Y मान लेते हैं, ये दो रहेंगे, या फिर A B रह सकते हैं, या फिर P Q रख सकते हैं, या फिर C D रख सकते हैं। मतलब कोई भी दो लेटर्स हमारा इसमें हो सकता है। तो दो चर का मतलब हुआ कि इस समीकरण में दो चर होंगे, मतलब ABCD के दो अक्षर होंगे। ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ABCD के दो अक्षर रहेंगे। XY हो, जैसे ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये एक हो गया, ये दो हो गया। तो दो चर का मतलब क्या हुआ कि ABCD के दो अक्षर हैं। अच्छा, फिर चलते हैं रैखिक समीकरण। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे रैखिक समीकरण का क्या मतलब होता है, इसको हम लोग समझेंगे। ये जो पूर्व के क्लास में हम लोग देखे हैं कि रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, लेकिन एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। रैखिक समीकरण का मतलब होता है बेटा, एक ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात एक होता है। जैसे देखते हैं, मैं ये कहूँ कि 3x + 5 ये एक इक्वल टू 0, ये हमारा एक रैखिक समीकरण है। क्यों रैखिक समीकरण है? क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है। यदि हम बात करें दूसरा एग्जाम्पल लेकर, जैसे 3a + 2 = 9/2, तो ध्यान से देखिए यहाँ भी इसका भी अधिकतम घात कितना है, 1 है। तो ये रैखिक समीकरण हुआ। यदि हम ऐसे कहें 3x + 5 = 2, तो यहाँ भी ध्यान दीजिए, इसका भी अधिकतम घात 1 है, तो ये भी रैखिक समीकरण हुआ। हाँ, इसके पहले वाले चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे जो बहुपद है, पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद और रैखिक समीकरण में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। यदि हम ये कहें 3x + 5, तो अब इक्वल टू नहीं है, तो ये एक बहुपद हो गया। और जैसे ही हम इसके इक्वल टू देकर कोई डिजिट दे दें, कोई अंक दे दें, तो ये हो गया रैखिक समीकरण युग्म। तो ध्यान से देखेंगे, हमने देखा दो चर का मतलब हुआ कि ABCD के कोई भी दो ये X या Y हो, A और B हो, P Q हो, C D हो, या कोई भी, मतलब ABCD के दो उसमें लेटर रहेंगे। रैखिक समीकरण का मतलब हुआ कि एक ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 1 होता है। ठीक है, जैसे एक बार और देख लेते हैं। मान लेते हैं 5p + 7 = 9, 5p + 7 = 9। तो यहाँ भी ध्यान से देखते हैं, इसका भी अधिकतम घात कितना है बेटा, 1 है।
तो अधिकतम घात इसका 1 है, तो इसका मतलब ये भी हो गया हमारा रैखिक समीकरण। अब हम आते हैं तीसरा, जो ये हमारा है युग्म। तो युग्म देखते हैं, युग्म का मतलब क्या होता है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। मतलब युग्म का मतलब होगा जोड़ा, मतलब एक पेयर में रहेगा, है ना, एक पेयर में रहेगा। पेयर का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं, ध्यान से देखते हैं, 3x + 7y = 9, ये हमारा एक समीकरण हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एक समीकरण हो गया। ये हमारा एक समीकरण हो गया। और यदि ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये इसमें एक वेरिएबल ये है, मतलब एक चर ये है और एक चर ये है, दो चर हुआ और दोनों का घात 1 है, तो ये रैखिक हो गया। और एक हम यदि और भी हम कुछ और भी दे देते हैं, है ना, तो ध्यान से देखेंगे, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो इसका घात 1 है, इसका भी घात 1 है, तो ये कौन सा समीकरण हो गया, ये रैखिक समीकरण हो गया। इसका भी घात 1 है, इसका भी घात है, तो ये कौन सा समीकरण हो गया, ये भी रैखिक समीकरण हो गया। और चूंकि यह एक साथ 2 है ना, ध्यान से देखिए, ये एक साथ 2 है, तो 2 है, तो ये एक पेयर हो गया, ये एक जुग्म हो गया। इसी को तो पेयर या जुग्म कहते हैं, है ना। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं अपने इस चैप्टर के नाम के बारे में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म का मतलब क्या हुआ, यानी कि दो चर होंगे, ABCD के कोई भी दो अक्षर होंगे। और रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 1 होता है। और जुग्म का मतलब क्या हो गया, जुग्म का मतलब हो गया जोड़ा। जरा एक बार ध्यान से देखते हैं बेटा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 9x + 7y = 7, 3x - 9y = 5। क्या ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण जुग्म है? आइए देखते हैं बेटा। सबसे पहला चीज़ कि दो चर, तो देखिए दो चर, एक ये रहा और एक ये रहा, मतलब ABCD के दो अक्षर है इसमें, तो दो चर हुआ। और इसका अधिकतम घात कितना है, देखिए अधिकतम घात 1 है ना। तो ये क्या हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण जुग्म। अब फिर इसका भी देखिए, इसमें भी ABCD का एक अक्षर है, इसमें भी ABCD का एक अक्षर है, मतलब दो चर हो गया। और ये दो चर का अधिकतम घात कितना है, पावर कितना है, 1 है, तो ये भी रैखिक समीकरण हुआ। अब ये चूँकि 2 है ना, ये 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, युग्म बोलेंगे। अब टोटल इसको यदि हम मिला के देखें बेटा, तो ध्यान से देखेंगे, दो चर है, एक रैखिक समीकरण ये हुआ, घात इसका 1 है, तो दो चर है, अधिकतम घात 1 है, तो ये भी एक रैखिक समीकरण हुआ। अब एक साथ 2 दिया रहेगा, तो इसको कहते हैं युग्म। मतलब ये जो हमारा नाम है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास रैखिक समीकरण 2 रहेंगे, दोनों में ABCD के दो अक्षर रहेंगे, है ना, और वह पेयर में रहेगा। और यदि इंग्लिश में हम बात करें तो ध्यान से देखिए, पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल होंगे, ABCD के दो अक्षर होंगे, है ना, और वह पेयर में रहेंगे, जोड़ा में रहेंगे, और वह कैसे रहेंगे, लीनियर होंगे, है ना, वह लीनियर होंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे। ये रैखिक समीकरण युग्म जो होगा, यह कैसे होगा, तो दो चरों में होगा। मान लीजिए x और y हो गया, p और q हो गया, a और b हो गया, b और c हो गया, कोई भी ABCD के दो लेटर रहेंगे तो हो जाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब है बेटा कि इसका व्यापक रूप क्या होता है ना। यदि हम दो चर लेते हैं, यदि दो चर कौन लेते हैं, यदि दो चर हम यदि x और y लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, दो चर x और y लेते हैं, ठीक है, तो दो चर x और y लेते हैं, तब इसके अकॉर्डिंग, मतलब x और y के अकॉर्डिंग हमारा जो इसका व्यापक रूप बनेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होगा उसको कहते हैं a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है। मतलब ये जो हमारा समीकरण युग्म का जो समीकरण फर्स्ट का जो हमारा रूपरेखा होगा इस तरीके से होगा। और यहाँ ध्यान देते हैं, दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0, मतलब दो चर किस में, x और y में यदि हम लेते हैं समीकरण युग्म, तो उसका रूपरेखा इस प्रकार होगा। अब इसका मतलब यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर क्लियर कट हो जाएगा। यदि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दैट एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 3x + 7y + 9 = 0, 5x + 3y
-5 इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा B1 हो गया, ये हमारा C1 हो गया। यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये हमारा A2 हो गया, ये हमारा B2 हो गया, ये हमारा C2 हो गया। A1 A2 तो A1 A2, B1 B2 तो B1 B2, C1 C2 C1 C2। इस प्रकार से ये इसका व्यापक रूप होगा। यदि आपसे कोई पूछे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, तो हमको कहना होगा A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब ज़रा ध्यान से देखते हैं, ये जो हमारा व्यापक रूप हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, जो ये व्यापक रूप हुआ, यहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। ये सभी क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। और इसका एक और भी शर्त होता है, जो शर्त होता है वो क्या होता है? इसका जो शर्त होता है वो क्या होता है? ये होता है A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू नहीं होगा 0। मतलब A1 का जो स्क्वायर होगा वो B1 के स्क्वायर के योगफल जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है। और जस्ट लाइक हम लोग देख लेते हैं अब इससे क्या क्या किस प्रकार से हल होते हैं। जब दो रैखिक समीकरण युग्म होंगे तो उसका क्या क्या हल होगा, इसको जानने से पहले एक बार और हम लोग इस जो बातें ऊपर हम लोग देखे हैं उसका एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं। एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम यहाँ लिए हैं 3x प्लस 7y इक्वल टू, सपोज दैट यहाँ हम 9 ले रहे हैं, और 5x प्लस 3y इक्वल टू 5 ले रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, ये हो गया हमारा दो चर रैखिक हो गया, और एक ये समीकरण हो गया, एक ये समीकरण हो गया। ये रैखिक होगा, दो चर हुआ, और दो है तो दो चर में रैखिक समीकरण युग्म हुआ। अब इसमें यदि हमको ध्यान से देखना है, यदि हमको A1 की बात करें कि A1 कितना है, तो A1 कितना हो जाएगा 3। ABCD के अक्षर को छोड़ के दूसरा हम बोलेंगे। यदि B1 कितना हो गया 7, C1 कितना हो गया 9। ध्यान से देखेंगे A1 B1 C1, A2 कितना हो गया, A2 हो गया 5, B2 कितना हो गया, B2 हो गया 3, और C2 कितना हो गया, C2 हो गया हमारा 5। और एक ध्यान से देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारा हो गया 7x माइनस 5y इक्वल टू 21। ठीक है। और एक ले लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू -9। ध्यान से देखेंगे, ये दो चर है, दोनों का अधिकतम पावर 1 है, तो यह दो चर में रैखिक समीकरण हुआ। अब इसको भी देखेंगे, इसका अधिकतम घात 1 है बेटा, इसका भी अधिकतम घात 1 है, तो दो चर में ये भी रैखिक समीकरण हुआ। और ये 2 है तो बेटा ये क्या हो गया, पेयर हो गया, और इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, युग्म बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें यदि हम बात करें A1 की, तो A1 कितना है बेटा, देखिए A1 कितना है 7, B1 तो B1 कितना है बेटा, B1 है -5। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि प्लस रहता था तो हम तो नहीं लिखते थे, लेकिन माइनस लिखेंगे क्या? बिल्कुल, प्लस रहेगा तो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी भी डिजिट के पहले प्लस तो छुपा ही रहता है ना, तो प्लस नहीं लिखेंगे, लेकिन माइनस को बेटा लिखना होगा। और C1 कितना है 21। ठीक है। अब आइए यहाँ देखिए A2 की यदि हम बात करें तो A2 कितना है 3 है, और ये B2 कितना है बेटा 4 है, और C2 कितना है बेटा -9। A1 A2 B1 B2 C1 C2। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हुआ। इसमें यदि भी आपको समझने में बेटा किसी को भी किसी प्रकार की कठिनाई होगी तो वीडियो को रोकेंगे, उसको देखेंगे, और फिर भी यदि परेशानी होगी तो ज़रूर एक बार कमेंट करेंगे, हम आपके कमेंट का आंसर ज़रूर देंगे, है ना। कोशिश करेंगे कि हम आपके कमेंट का आंसर दें। अब आइए बेटा, अब ध्यान से देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं, है ना, वो हल कितने प्रकार से होते हैं, हल के प्रकार क्या होते हैं, है ना। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे बेटा, उसके हल के प्रकार क्या होंगे, है ना, किस प्रकार से हम उसको हल करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, इसको दो प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, दो प्रकार से इसको हल करते हैं, दो प्रकार से हल करते हैं। ध्यान से देखेंगे,
मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो वो होगा उसको दो प्रकार से हल करेंगे बेटा। एक को कहते हैं ज्यामितीय या ग्राफीय विधि। क्या बोलते हैं? ज्यामितीय, है ना, ज्यामितीय, या इसी को बेटा कहते हैं ग्राफीय विधि, है ना। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है और अब तक देखा गया है कि जब भी मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ है बेटा, 10वीं की जब भी एग्ज़ाम हुआ है ना, उसमें ये विधि ग्राफीय विधि पूछा जाता है। और जो दूसरा विधि होता है उसको कहते हैं बीजगणितीय विधि। क्या बोलते हैं? बीजगणितीय विधि, है ना, अलजेब्रिक मेथड से। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कितने प्रकार से हल करते हैं? दो प्रकार से हल करते हैं। कौन कौन? एक हो गया ज्यामितीय या ग्राफीय विधि जो फर्स्ट होता है, और दूसरा जो होता है बीजगणितीय विधि। इसमें ज्यामितीय रूप में ग्राफ पर इसका सलूशन निकालते हैं, और जो बीजगणितीय विधि होता है उसमें ग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बेटा आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि बीजगणितीय विधि को कितने विधि से हल करते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे हम लोग, है ना। बीजगणितीय विधि को बेटा तीन प्रकार से हम लोग हल करते हैं। कौन कौन? पहला जो विधि होता है उसको कहते हैं विलोपन विधि। पहला विधि को क्या बोलते हैं? विलोपन विधि बोलते हैं। विलोपन विधि, है ना, विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। और इसको यदि हम इंग्लिश की बात करें तो इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन, है ना, एलिमिनेशन मेथड। इसमें इस विधि से पहला हो गया बीजगणितीय विधि का, ये पहला विधि हो गया एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि। और जो दूसरा होता है बेटा उसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि, है ना। यदि इंग्लिश की बात करें तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना बेटा, कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको कहते हैं, ठीक है। और जो तीसरी और लास्ट विधि होती है बेटा इसको कहते हैं वज्र गुणन विधि। क्या कहते हैं? वज्र गुणन विधि कहते हैं, है ना, वज्र गुणन विधि। और यदि इसकी इंग्लिश की बात कर लें, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। तो अभी हम लोग क्या देखें बेटा? हम लोग देखें कि जितने भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होंगे उनको कितने विधियों से हल करते हैं। तो उसको दो प्रकार के विधियों से हल करते हैं। एक हो गया हमारा ज्यामिति या उसी को बोलते हैं ग्राफीय विधि, और जो दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। इसको क्या बोलते हैं? बीजगणितीय विधि कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? ग्राफीय विधि या ज्यामितीय विधि, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि ज्यामितीय या ग्राफीय विधि एक ही प्रकार से होता है ना। और बीजगणितीय विधि में जब हम आएंगे तो उसको विलोपन विधि से भी बना सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हैं, और वज्र गुणन विधि से भी बना सकते हैं। इंग्लिश में यदि हम इसको बोलना चाहें तो एलिमिनेशन मेथड से हल कर सकते हैं, है ना, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल कर सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हल कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हो, एक बार हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। सपोज दैट एक हम एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, ध्यान से समझिए। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं 7x + 3x + 7y = 9। ये हमारा दो चर में रैखिक समीकरण है। और फिर एक लेते हैं 5x - 9y = 7, है ना। तो ये भी ध्यान से देखेंगे, दो चर है और अधिकतम घात 1 है, तो ये दो चर में रैखिक समीकरण हुआ। और यहाँ भी ध्यान देंगे, इसमें भी दो चर है और इसका अधिकतम घात 1 है, तो ये भी दो चर में रैखिक समीकरण हुआ। अब जो चूँकि एक साथ दो है बेटा तो ये पेयर हो गया। ये क्या हो गया? पेयर हो गया। और इसी को तो बोलते हैं युग्म। इसको क्या बोलते हैं? युग्म। तो दो चर में रैखिक समीकरण युग्म हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, अब ये बेटा मैथ हुआ ना, यदि इसमें इसका कहेगा कि हल निकाले तो आपके दिमाग में एक बात बैठ जाना चाहिए कि हल निकालने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ ए बी, ये जो एक्स और वाई का वैल्यू निकालने की बात कर रहा है। यदि यहाँ ए बी रहता तो ए बी का वैल्यू निकालने की बात करता, यदि पी क्यू रहता तो पी क्यू के वैल्यू निकालने की बात करता, यदि सी डी रहता तो सी डी के वैल्यू निकालने की बात करता। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ एक्स और वाई के वैल्यू निकालने की बात करता है, तो ये इसका सोल्यूशन होता है।
अब आपको मैं ये कहूँ कि इस मैथ को, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसको किस किस विधियों से हल कर सकते हैं। तो बेटा ध्यान दीजिए, एक तो हम कर सकते हैं ज्यामितीय विधि से हल, जिसको हम ग्राफ पे बनाते हैं, है ना। इसको किस पे बनाते हैं, ग्राफ पे। दूसरा होता है विलोपन विधि। दूसरा कौन सा होता है, विलोपन विधि। ये बड़ी मस्त विधि है ना। और यह सभी विधियों से बच्चों को ज़्यादा रास आता है, क्योंकि इसमें बड़ी मज़ा आता है बच्चों को एलिमिनेट करने में, है ना। और दूसरा विधि जो होगा प्रतिस्थापन विधि, मतलब इस मैथ को इस विधि से भी बना सकते हैं, इस मैथ को इस विधि से भी बना सकते हैं, इस मैथ को इस विधि से भी बना सकते हैं, और इस मैथ को एट द लास्ट वज्रगुणन विधि से भी निकाल सकते हैं। और मज़े की बात क्या है कि चाहे आप इस विधि से भी निकालो तो आंसर वही आएगा, इस विधि से भी निकालो तो आंसर वही आएगा, और इस विधि से भी निकालो या इस विधि से भी निकालो, यानी कि किसी भी विधि से यदि आप इस मैथ को हल करते हैं तो बेटा उसका सॉल्यूशन एक ही आएगा। तो मुझे उम्मीद है और पूरा आशा भी है कि आप लोगों को अभी तक जितनी भी बातें हम बताए हैं बेटा, आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। हल की कौन कौन सी बेटा इसमें शर्तें होती हैं, ये ध्यान से देखेंगे बेटा। हल की शर्तें क्या क्या होती है, जरा ध्यान से देखते हैं। हल होने की शर्त, हल होने की शर्त। उम्मीद है कि मेरी राइटिंग आप लोगों को समझ में आ रही होगी। फिर भी यदि कहीं कठिनाई हो तो ज़रूर आप लोग उसको वीडियो को रोकेंगे, देखेंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में कहेंगे, हम और भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बेटा, इसमें हल होने की बेटा 3 शर्तें होती हैं। 3 शर्तें होती हैं। क्या होती है, पहला, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, है ना। पहला शर्त क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। अभी इसको समझाएंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। तो यदि बेटा इस तरह की बातें आ गई, है ना, जब मतलब कोई एक इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन पर ही लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। यदि यहाँ इक्वेशन की बात करें हम, तो यहाँ a1 का वैल्यू कितना है बेटा, a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू कितना है बेटा 7 है, c1 की वैल्यू कितना है बेटा 9 है। ठीक है, अब आइए a2 की वैल्यू कितना है बेटा 5, ABCD के अक्षर छोड़ के देखेंगे। b2 की वैल्यू कितना हो गया है -9, और C2 की वैल्यू कितना है बेटा 7, है ना। तो यहाँ देखिए a1/a2, यदि हम a1/a2 की बात करें, यदि हम रेशियो निकालें a1/a2 की, यदि a1/a2 करते हैं तो यहाँ वैल्यू कितना आता है 3/5। ठीक है, और यदि b1/b2 की बात करें, b1/b2 की बात करें तो b1/b2 कितना है 7 - 9। ठीक है बेटा, 7/-9। तो ये 3/5 और ये 7/-9 क्या बराबर हैं, बिल्कुल नहीं बराबर है। आपका जवाब आएगा नहीं सर, ये बराबर कहाँ है, ये तो दोनों अलग अलग है ना, ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये कंडीशन कौन सा हो गया, ये कंडीशन हो गया ये वाला कंडीशन, मतलब कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है। तो जिस समीकरण में यदि ये कंडीशन आता है ना, ये हल होने में, हम हल होने से पूर्व देखते हैं कि ये कंडीशन आता है, तो बेटा ध्यान से देखिएगा। इसको कहते हैं सबसे पहला, तो इसको कहते हैं अविरोधी समीकरण युग्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बार बार पूछा जाता है। इसको कहते हैं बेटा जी, इसको कहते हैं अविरोधी समीकरण। क्या कहते हैं, अविरोधी समीकरण युग्म, है ना बेटा, इसको कहते हैं अविरोधी समीकरण युग्म। और इसका बेटा एक अद्वितीय हल होता है। कब, जब ये कंडीशन आए, इसका एक अद्वितीय हल होता है। ध्यान से देखेंगे बेटा, एक अद्वितीय हल होता है, मतलब इसमें इसका एक आंसर होता है, एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, एक अद्वितीय हल होता है। और जब एक अद्वितीय हल होता है बेटा, तो इसे ज्ञात करेंगे। इसे क्या करेंगे, इसे ज्ञात करेंगे, है ना। जिस विधि से कहेगा उसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, इसे ज्ञात करेंगे। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, है ना, ये भी ध्यान दें। यदि इसको हम ग्राफ पे सॉल्यूशन बेटा निकालने जाते हैं, तो ग्राफ पे प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती हैं। क्या बनती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती हैं। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब क्या हुआ, जो एक दूसरे को परस्पर काट रही हो, ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
प्रतिच्छेदी रेखा देखिए यहाँ काट रही है, या हो सकता है आप जब ग्राफ बनाएंगे तो वो ऐसे आ जाए, है ना, ये एक बिंदु पर ये एक दूसरे को काट रही है, या ऐसे आ जाए, है ना। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे कि ग्राफ पर कहीं एक दूसरे कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। तो फिर से एक बार हम लोग इसको देखते हैं बेटा। जब हम हल होने की शर्त फर्स्ट क्या है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, है ना। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तब इसका बेटा इस समीकरण युग्म को क्या बोलते हैं, अविरोधी समीकरण युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अविरोधी समीकरण युग्म। ये विरोध नहीं करेगा, कहेगा भाई आप ले जाओ, आप एक्स वाई का वैल्यू निकाल लो भाई, हमें विरोध नहीं करना है, अविरोधी है। और इसका जब एक अद्वितीय हल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, इसका क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है। अब बेटा जब एक अद्वितीय हल होगा ना तो इसे ज्ञात भी करेंगे। क्या करेंगे, इसे ज्ञात भी करेंगे, ठीक है। और जब हम बेटा ग्राफ बनाएंगे तो ये जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब जो ग्राफ पे हम लोग देखेंगे तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब आपके मन में यहाँ प्रश्न उठा है ये सब कहाँ से आ गया भाई, तो बेटा ध्यान से देखो, मान लो हम ये इक्वेशन लिए हैं तो बेटा इसका एक ग्राफ होगा, एक लाइन होगा, और ये जो दूसरा होगा ना उसका दूसरा लाइन होगा। और जब हम ग्राफ पे खींचेंगे बेटा, इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिएगा ये एक दूसरे को क्या करेंगे, किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे। तो हल होने की फर्स्ट शर्त क्या है बेटा, एकदम इसको याद रखना है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। अब आइए बेटा दूसरा शर्त क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। दूसरा शर्त होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ a1/a2 तो a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा, लेकिन हमारा c1/c2 दोनों के बराबर नहीं होगा। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हम कहें कि 2x + 7y = 9 और ये हो गया 4x + 14y = 5, तो आइए देखते हैं बेटा a1/a2 यदि हम कहें तो a1/a2 का मतलब क्या हुआ, 2/4 a1/a2। तो ध्यान से देखेंगे 2/4 कट के कितना आ गया, 1/2 आ गया। इसका वैल्यू कितना आ गया, 1/2। अच्छा b1/b2 की बात करते हैं बेटा जी, तो b1/b2 की बात करते हैं तो ये b1/b2 हो गया। तो 7/14, तो ये कटेगा तो बेटा कटा देंगे, है ना। तो ये देखिए ये दोनों तो बेटा बराबर आ गया। जब ये दोनों बराबर आएगा ना तो चलेंगे c1/c2 के पास। अब हमारा c1/c2 कितना है, 9/5। अब ध्यान से देखेंगे, देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2, है ना। a1/a2 b1/b2 का वैल्यू इतना आ गया, है ना। तो ये दोनों तो वैल्यू बराबर हो गया, बट ये बराबर नहीं हुआ, तो ये सेम कंडीशन आ गया ना, आ गया। देखिए a1/a2 इक्वल टू तो है b1/b2 के, लेकिन तीसरा जो है यानी c1/c2 नॉट इक्वल टू है। तो बेटा ये हमारा हल होने की दूसरी शर्त है, यानी कि जब इस प्रकार का, है ना, इस प्रकार का इक्वेशन आ जाए तो बेटा उसको कहते हैं, इसको कहते हैं असंगत समीकरण युग्म। इसको कहते हैं असंगत समीकरण युग्म। क्या बोलते हैं, असंगत समीकरण युग्म बोलते हैं, समीकरण युग्म बोलते हैं, है ना। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है, असंगत समीकरण युग्म होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि बेटा इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे बेटा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। कब कब कोई हल नहीं होगा, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाए, तब इस प्रकार के समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, और बेटा दूसरी बात कि इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो इसका ग्राफ जो होता है बेटा वो समांतर बनता है। कैसा बनता है, समांतर रेखाएं इसमें आती हैं, समांतर। जब इसको हम ग्राफ पे बनाएंगे, है ना, तो ये किस प्रकार की रेखाएं आएंगी, समांतर। और समांतर का मतलब बेटा आप लोग समझ रहे होंगे, ध्यान से देखेंगे। यदि हमारा जब हम ग्राफ पे खींचेंगे तो करीब करीब इस प्रकार की रेखाएं एक दूसरे को समांतर आएंगी, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, या ऐसे आएगी, है ना, ठीक है, या ऐसे आएगी, ठीक है। मतलब ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करेगी जब हम ग्राफ बनाएंगे तब।
और जो तीसरा इसका शर्त होता है बेटा, ध्यान से देखेंगे, ये जो तीसरा शर्त होता है ना, तीसरा शर्त होता है वो होता है कि A1/A2 इक्वल टू होता है B1/B2 और इक्वल टू होता है C1/C2। ठीक है, ये अब इसका भी एक इक्वेशन लिख के देखते हैं हम लोग, है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। 2x + 4y = 9। सपोज दैट यहाँ हो गया हमारा 4x + 8y = 18, है ना। तो आइए देखते हैं, अब यहाँ A1/A2 करके देखते हैं। A1/A2, तो A1/A2 कितना हो गया हमारा, A1/A2 हो गया 2/4, तो इसको काट देते हैं, 1/2 होगा, 1/2, है ना। अब B1/B2 करके देखते हैं, B1/B2 तो 4/8, ये भी कट गया, तो इसका भी वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। और जब ये दोनों इक्वल हो जाता है तब C1/C2 के पास चलते हैं, वही फैसला करते हैं भाई क्या होगा अब इसका, है ना। तो देखिए C1/C2 के पास चलेंगे तो ये 9/18 आ जाएगा, और इसको भी यदि हम कटाएं तो देखिए 1/2 आ गया ना, यानी कि तीनों क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया। अब बेटा जब तीनों इक्वल होता है यानी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आ जाता है ना, तो इसको बेटा कहते हैं आश्रित या संगत समीकरण युग्म। क्या बोलते हैं, आश्रित, है ना, आश्रित या संगत समीकरण युग्म बोलते हैं, संगत समीकरण युग्म बोलते हैं। ठीक है, समीकरण युग्म है ये, ठीक है। अच्छा, और इसका बेटा हल कैसा होगा, तो अनेक हल होता है। कैसा हल होता है, अनेक हल होता है, मतलब इस समीकरण का बेटा अनेक हल होता है। अच्छा, जब अनेक हल होता है तो इसे ज्ञात नहीं करेंगे, है ना, इसे ज्ञात नहीं करेंगे, ठीक है। और रह गई बात कि इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो इसका ग्राफ बेटा बनता है, इसका ग्राफ जो होता है उसको कहते हैं संपाती रेखाएं। क्या कहते हैं, संपाती रेखाएं कहते हैं, संपाती रेखाएं कहते हैं, है ना, संपाती रेखाएं। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ये संपाती रेखाएं किस प्रकार की होती हैं। देखिए, यदि हम इसका एक हम लाइन ग्राफ पे खींचे तो मान लीजिए ये आया, और इसका भी खींचे तो इसका भी इसी बिंदु, इसी लाइन पर इसका भी बिंदु हुआ, तो इस तरह की रेखाएं मिलेगी, यानी कि एक रेखा पर ही दूसरी रेखा भी मिलेगी। सपोज दैट एक ऐसे आया, एक हमने खींचा समीकरण फर्स्ट का, तो दूसरा का भी खींचिएगा ना तो इसी पर आएगा, मतलब इसी को बेटा कहते हैं संपाती रेखाएं। तो उम्मीद है कि ये जो हल के प्रकार हैं बेटा, ये आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम लोग जल्दी रिमाइंड करते हैं बेटा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को दो प्रकार से हल करते हैं, कौन कौन, ज्यामितीय या ग्राफीय विधि से, और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि से। अब ज्यामितीय ग्राफीय विधि तो एक विधि होता है, लेकिन बीजगणित में विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि होता है। अब इसको हल होने की शर्त क्या होता है बेटा, तो तीन हल होने की शर्त होता है। पहला क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसे अविरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। इसका एक अद्वितीय हल होता है, तो इसे ज़रूर ज्ञात करेंगे, और इसका ग्राफ यदि बनाएंगे तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। दूसरा जो होता है शर्त, A1/A2 इक्वल टू तो होता है B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, और इसको कहते हैं असंगत समीकरण युग्म कहते हैं। इसका कोई हल नहीं होता है बेटा, और जब कोई हल नहीं होता है तो इसे ज्ञात भी नहीं करेंगे, सिर्फ इसका ग्राफ बनाएंगे, और इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, समांतर रेखाएं बनेगी, है ना। ग्राफ कैसा बनेगा, समांतर रेखाएं। और जो तीसरा और लास्ट था वो था A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो यदि इस प्रकार का रैखिक समीकरण युग्म बेटा आता है तो इसको कहते हैं आश्रित या संगत समीकरण युग्म, और इसका बेटा अनेक हल होता है। तो अनेक हल होता है तो इसे भी हम ज्ञात नहीं करेंगे, हाँ, पर इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, सिर्फ ग्राफ बनाएंगे, और बीजगणितीय विधि से इसको हल नहीं करेंगे। तो उम्मीद है बेटा ये आप लोगों को बातें अच्छा समझ में आए होंगे, ठीक है। और अब बहुत ही थोड़ा सा रह गया परिचय में, एक हम लोग और देख लेते हैं। इसका जो तीसरा जो होता है वो वज्रगुणन विधि, जो हम लोग देखे थे, है ना, वज्रगुणन विधि, जो तीसरा हम लोग विधि बीजगणितीय का देखे थे उसका नाम था वज्रगुणन विधि। तो बेटा ध्यान से देखेंगे, ये जो वज्रगुणन विधि होता है, ये जो वज्रगुणन विधि, इसका एक प्रॉपर सूत्र होता है, और बेटा सूत्र बहुत लंबा होता है ना,
हम विद्यार्थी बार बार इसको क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं, है ना, बार बार इसको हम लोग भूल जाते हैं। तो बेटा इसके लिए एक बहुत ही आसान सा मेथड है बेटा। इसके लिए हम क्या करेंगे, याद रखेंगे BCAB। क्या नाम रखेंगे, याद रखेंगे BCAB। क्या याद रखेंगे, BCAB। फिर से देखेंगे इसका कैसे करेंगे, BCAB, और फिर ठीक उसके नीचे भी लिखेंगे BCAB, है ना, BCAB। लेकिन यहाँ लिखेंगे 1 1 1 1, यानी कि ऊपर वाले में सबका क्या लिखेंगे 1 1, और नीचे क्या लिखेंगे बेटा, नीचे लिखेंगे 2 2 2 2। ठीक है। और बेटा इसको क्या करेंगे, तो इसको करेंगे क्रॉस करा देंगे, क्रॉस, इसको क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे, और इसको भी क्रॉस करा देंगे। फिर इसका इसके साथ क्रॉस करा देंगे, इसका इसके साथ क्रॉस करा देंगे, और इसका इसके साथ क्रॉस करा देंगे, और इसको इसके साथ क्रॉस करा देंगे। ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ होता है बेटा जी x, यहाँ होता है y, और यहाँ होता है 1। अब जो सूत्र हम लोग लिखने जा रहे हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे सूत्र, है ना, सूत्र जो हम लोग लिखने जा रहे हैं ध्यान से देखिएगा, और इसको कभी भूलिएगा नहीं। और सूत्र याद करने की कोशिश हम लोग नहीं करेंगे, बस हम ये याद रखेंगे BCAB जो है ना बेटा, इसको याद रखेंगे। अब सूत्र देखिए कैसे मज़ा से याद होगा, और लिख भी लेंगे। इतना और इतना का एक साथ है, तो इतना गुणे इतना क्या लिखेंगे, B1 इंटू C2 माइनस, अब इतना गुणे इतना, ये कितना हो गया, B2 इंटू C1। ध्यान से देखिए, B1 C2 लिख दिए, माइनस B2 C1। अब फिर आइए y क्या है, ये y का ये पूरा घर है, तो इतना गुणे इतना, है ना, C1 इंटू A2 माइनस इतना गुणे इतना C2 इंटू A1। ठीक है बेटा। और अगला चलते हैं, यहाँ देखिए A1 B2 लिखेंगे, A1 इंटू B2, और माइनस हो गया A2 इंटू B1, A2 इंटू B1। तो ये हो गया। अब इसी के आधार पर बेटा हम लोगों को वज्रगुणन विधि को सॉल्यूशन निकालना होगा। तो ये यदि मैं डायरेक्ट ये सूत्र आप लोगों को लिखवाऊँ, या आप लोग को कोई लिख के दे, बेटा इसको याद करना थोड़ी सी कठिन होती है, और इट में भी पॉसिबल कि आप आगे चल के बार बार इसको भूल जाओ। लेकिन यदि आप ये याद रखो BCAB, है ना, क्रॉस करा देंगे, क्रॉस करा के यहाँ पहला में x, दूसरा में y, और इसमें 1 लिखेंगे, और इसका क्रॉस करा के B1 C2 माइनस B2 C1, y के लिए C1 A2 माइनस C2 A1, और 1 के लिए A1 B2 और A2 B1। तो ये फार्मूला आगे चल के बहुत काम आएगा। तो बेटा ये रहा आज का हम लोगों का परिचय 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। हमने कोशिश की है बेटा कि इसमें जो भी छोटी छोटी बारीक चीज़ें होती हैं वो आपको सिखाने की, बताने की, है ना। आप इसको ज़रूर देखें, बार बार देखें। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो, जो इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें आप लोगों को 3.1 से शुरू करेंगे, और बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है। तो बेटा धन्यवाद आप सभी लोगों को, आप सभी इस वीडियो को देखें, इसके लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।